अभिव्यक्ति और माध्यम में हम देखते हैं जनसंचार, फीचर लेखन, आलेख जैसे कई हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। इसमें से हम आज फीचर लेखन के बारे में आपको मैं दिखाऊंगा। फीचर लेखन किसे कहते हैं और उसके क्या उदाहरण हो सकते हैं, इसको मैं विस्तार से आपको बताता हूँ। फीचर लेखन का अर्थ है मनोरंजन पूर्ण समाचार देना। फीचर में समाचार और सूचनाएं होती हैं, पर उसे मनोरंजक रूप से प्रस्तुत करना ही फीचर लेखन कहलाता है। फीचर शब्द का अर्थ है नाक, नक्श या चेहरा। जब कोई लेखक किसी सूचना या समाचार को सजीव और रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है कि उसका चेहरा पूरी तरह से उभर कर आए, तो उसे हम फीचर कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है, जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उसका मनोरंजन करना है। इसमें लेखक को अपनी राय या दृष्टिकोण और भावनाएं व्यक्त करने का अवसर मिलता है। फीचर लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, देखिए। इसकी भाषा शैली सरल, आकर्षक और मन को छूने वाली होनी चाहिए। शैली यानी लिखने का जो ढंग है वह कथात्मक और चित्रात्मक होना चाहिए। इसे और भी रोचक बनाने के लिए फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स आदि का हम प्रयोग करते हैं। फीचर का विषय हल्के फुल्के या गंभीर कुछ भी हो सकते हैं, जैसे विद्यालय के परिचय से लेकर उसके वार्षिक समारोह तथा अपनी शैक्षिक यात्रा हो सकती है। फीचर लेखक विषय वस्तु के आसपास रहकर ही सूचनाएं, तथ्य और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण करता है। फीचर लेखन में प्रारंभ, मध्य और अंत का होना बहुत जरूरी है। प्रारंभ आकर्षक, कलात्मक, प्रभावपूर्ण और उत्सुकतापूर्वक होना चाहिए, जिससे फीचर रोचक बन जाता है। जैसे हम एक प्रसिद्ध व्यक्तिपरक फीचर तैयार करते हैं, तो शुरुआत उनके जीवन की किसी घटना को लेकर जो उनके जीवन को ही आमूलचूल परिवर्तन कर दी हो, या उनकी कोई नवीन उपलब्धि का वर्णन। बाद में उनके पिछले जीवन के संघर्षों से जुड़ा जा सकता है। इसमें उनके करीबी लोगों या विशेषज्ञों की दिलचस्प, आकर्षक और खास वक्तव्यों के उदाहरण दिए जा सकते हैं। यहाँ तक कि उनकी खुद की जुबान से उनकी कोई बात या घटना को भी जोड़ा जा सकता है, जिससे उनके जीवन के अहम क्षणों पर रोशनी पड़ती है। फीचर के अंत में उनके भविष्य की योजनाओं के बारे में लिखना चाहिए। फीचर लेखन में लेखक के अपने निजी मत भी महत्वपूर्ण होते हैं। फीचर लेखन कई प्रकार के होते हैं, जैसे व्यक्ति फीचर, जीवन शैली फीचर, खोजपरक फीचर, साक्षात्कार फीचर आदि। अभी मैं आपको एक उदाहरण इस फीचर लेखन का देता हूँ। यहाँ पर हम विश्व चैंपियन महेंद्र सिंह धोनी के बारे में फीचर कैसा लिखा जाता है, ये देखिए। महेंद्र सिंह धोनी, प्रतिभाएं गढ़ी नहीं जाती बल्कि अवतरित होती है। ऐसी एक प्रतिभा क्रिकेट के क्षेत्र में अवतरित हुई थी सचिन के ऊपर। अब क्रिकेट जगत में एक और नया चेहरा उदित हुआ है, रांची का राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी। लंबे लंबे बाल, कजरारे नयन, सांवला रंग, मस्तानी चाल, दमदार शरीर, ऐसा गजब का आत्मविश्वास, जुझारू छवि और टूट पड़ने की मारक क्षमता उनकी एक अदा है। जब वे छक्के जड़ते हैं तो कैमरे की दृष्टि स्टेडियम के उस भाग पर होती है जहां जाकर गेंद गिरती है। पिछले कितने ही मैचों में इस खिलाड़ी ने छक्का मारकर जीत हासिल की, जिसमें एक दिवसीय क्रिकेट के वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भी शामिल है। पाकिस्तान के साथ खेले गए एक मैच में महेंद्र सिंह धोनी को
देखने के बाद वहाँ के तत्कालीन राष्ट्र जिन्हें रीच कर कह उठे थे, इसके खेल ने मुझे दीवाना बना। कुछ ही वर्षों में महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के साथ साथ वह जगह भी बना ली है जो कभी सचिन के पास था। सचिन था तो टीम को भरोसा, अब धोनी है तो लगता है अभी भारतीय टीम में विश्वास शेष। इस खिलाड़ी में टीम को जिताने की क्षमता है, बिखरती हुई पारी को संभालने की ताकत है और खेल को दिवाली की आतिशबाजी की तरह खेलने को सामर्थ्य। आईसीसी ने महेंद्र सिंह धोनी को बल्लेबाजी में विश्व का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया। भारत को T20 तथा एक दिवसीय क्रिकेट में विश्व चैंपियन बनाने का श्रेय धोनी को जाता है। यह तो अभी धोनी के क्रिकेट जीवन का सूर्योदय काल है। धोनी जांबाज और धांसू खिलाड़ी है। उनके खेल को देखकर वेस्ट इंडीज के विवियन रिचर्ड्स और लारा की याद आ जाती है। वास्तव में धोनी को खेलते देखना आतिशबाजी का मजा लूटना है। धोनी की बल्लेबाजी जितनी आकर्षक है उतनी ही उनकी विकेट कीपिंग। जब वे विकेट कीपिंग के लिए विकेट के पीछे खड़े रहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई सुदृढ़ चट्टान खड़ी है जिसके पार करके गेंद भी नहीं जाना चाहिए। धोनी के आने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम में अच्छे विकेट कीपर की जो कमी खल रही थी वह दूर हो गई। धोनी की कप्तानी की बात करें तो आज की तारीख में आंकड़ों के आधार पर चाहे टेस्ट मैच हो या एक दिवसीय मैच अथवा T20 मैच, वे भारत के सफल कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन तथा सौरव गांगुली के समकक्ष खड़े दिखाई देते। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं, बस्ते का बढ़ता बोझ या गुम होता बचपन, जो आज की बड़ी ज्वलंत समस्या है। छोटे छोटे स्कूल में जो जाते हुए बच्चे हम देखते हैं, बहुत बड़ा बैग अपने कंधे पर पीछे पीठ पे लटकाए जाते हैं और उनसे क्या हो रहा है वो उसका एक उदाहरण हम इस फीचर लेकर में दे रहे हैं। एक नन्हा सा बच्चा उम्र 5 साल स्कूल चला, पढ़ने के लिए पीठ पर लादे बड़ा सा बस्ता, पढ़ने के लिए 6 विषय और किताबें 10, लिखने के लिए 20 कापियां। बेचारा बच्चा बस्ते का बोझ उठाए पस्त है। स्कूल से ट्यूशन, ट्यूशन से घर, घर से फिर होमवर्क, इतना सारा उसके तनाव हो जाता। आज की शिक्षा बच्चों पर किताबों का बोझ इतना लाद देती है कि वह खेल और मनोरंजन जैसी आवश्यक पहलुओं को भूल ही जाता है। घर पर मम्मी की डांट, स्कूल में टीचर की फटकार, आखिर बचपन कहाँ जाए। स्कूल हो या माता पिता, वे बच्चे की पढ़ाई को ही महत्व देते हैं। इन बच्चों को पढ़ने के लिए अनेक परंपरागत विषय हैं, हिंदी, अंग्रेजी और प्रांतीय भाषाओं के साथ गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा कंप्यूटर आदि सभी विषय अनिवार्य हैं। सभी प्रकार का ज्ञान बच्चा तक पहुंचना जरूरी है, लेकिन उचित तरीके से। पर आज जिस ढंग से बच्चे को पढ़ाया जाता है उससे केवल उन पर बोझ बढ़ रहा है। इस बोझ तले उनका बचपन, उनकी खुशियां, उनकी कलात्मकता, उनकी खेलने की रुचि दब कर रह गई। इन बच्चों को ज्ञान देना अनिवार्य है, पर पारंपरिक ढंग से नहीं बल्कि नई शिक्षा पद्धति को अपना, जिसमें सभी विषय खेल से जुड़े हो। गणित की गणना खेल हो, इतिहास पढ़ना एक चलचित्र देखना हो, हिंदी पढ़ना संगीत और नृत्य जैसा हो, विज्ञान एक पहेली हो, उसमें प्रयोग हो, जिज्ञासाएं हो, समाधान। इन सब के लिए आवश्यक है अति उत्तम शिक्षण सामग्री, सुयोग्य शिक्षक और दृढ़ इच्छा शक्ति। तभी हम बच्चों के बढ़ते बस्ते के बोझ और उनके गुम होते बचपन को रोक सकते। धन्यवाद।